यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 350 प्लस में सीएम योगी आदित्यनाथ जुट चुके हैं। वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं और यूपी में अपनी जमीन तलाशने की जुगत में हैं। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सैफई में कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुट गए हैं। वो ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की पुरजोर कोशिश में है। वहीं कांग्रेस भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा। जी गौरव। जी देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो गई हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब अपने लोगों के बीच में नजर आ रही हैं, यानी कि अपने अपने विधानसभाओं में नजर आ रहे हैं। लोग जो नेता हैं वो रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में अगर बात करें एमआईएम की, तो एमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी भी जो चुनावी रैलियां हैं वो शुरू हो गई हैं। और अगर इस पूरे समीकरण को समझने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। खास करके अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम जो है वो एमआईएम करेगी, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करेगी। और इसी कड़ी में ओवैसी पूरी तरीके से एक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो की अगर बात करें, जो कि काफी दिनों से शांत बैठी थी, लोगों के सामने नजर नहीं आती थी, बसपा सुप्रीमो भी अब कैमरे पे नजर आने लगी हैं। उन्होंने भी ब्राह्मणों के लिए एक अलग से सम्मेलन किया और उस सम्मेलन की शुरुआत भी आपको याद होगा कि अयोध्या से की थी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने दौरे की शुरुआत अयोध्या से की। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो इस पूरी समीकरण को अगर हम देखें, जो पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आने वाले सियासी घमासान की एक सुगबुगाहट जरूर कही जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहे हैं, जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरा राजनीतिक माहौल है, हम कह सकते हैं कि जो चुनावी सुगबुगाहट है उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल तेज हो चुकी है और सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो तमाम वोटरों को लुभाने में अभी से लग गए हैं। यूपी में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। किस तरह के बयान नेताओं की ओर से आ रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। आप भी हिंदू, हम भी हिंदू। ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए। भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं। जानलेवा बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लखनऊ समेत 13 जिलों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक यूपी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ब्रज क्षेत्र में भी डेंगू कहर बरपाने लगा है। फिरोजाबाद में बुखार से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा आधिकारिक नहीं है, जबकि प्रशासन 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि कर चुका है। और अब 6 जिलों से आई तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये कहर देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद के बाद हर दिन अलग अलग शहरों में जानलेवा बुखार लोगों की जान ले रहा है। हम आपको अलग अलग जिले से आ रही तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। झांसी, कासगंज, आगरा, एटा समेत कुल 13 जिलों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं कासगंज में बुखार की वजह से लोगों का बुरा हाल है। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। झांसी की बात कर लें तो डेंगू के 12 मरीज मिले, जबकि 4 मरीज मलेरिया के भी हैं। वहीं झांसी में डेंगू के 12 मरीज मिले, जबकि 4 मरीज मलेरिया की भी चपेट में हैं। पिछले 10 दिनों में फिरोजाबाद में मरीज 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं एटा में 400 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 2 बच्चों के दम तोड़ने की खबरें भी सामने आई। बीते 10 दिनों में अत्यधिक प्रभावित ब्रज क्षेत्र में, जिसमें मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा और एटा जैसे जिले आते हैं, वहां 102 लोगों की मौत की खबर सामने आई। अकेले फिरोजाबाद में 60 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा आधिकारिक नहीं है। अनाधिकृत में अकेले फिरोजाबाद में ही 80 लोगों की मौत की आशंका है। कानपुर से 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। यूपी में वायरल बुखार पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी निदा अहमद।
जी चारुल, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल उत्तर प्रदेश इस वक्त जबरदस्त वायरल की चपेट में है। खतरनाक डेंगू का कहर लगातार जारी है। कई जगहों पर चारुल हालात ऐसे हैं कि मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लोग पैदल ही मरीजों को अस्पताल लेकर आ रहे हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो डेंगू से अभी तक 85 मौतों की बात सामने आ रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी भी 50 से 60 की ही पुष्टि कर रहा है। लेकिन डेंगू में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है मासूम बच्चों को, क्योंकि बच्चों की प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम हो जाती है, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। और पूरा यूपी इस वक्त वायरल बुखार की चपेट में है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं WHO की टीम की, तो टीम ने भी बताया है कि ये डेंगू बहुत खतरनाक तरीके का डेंगू है और इसमें बच्चों की प्लेटलेट्स जो है वो अचानक से गिरती है और खून आना शुरू हो जाता है। और अगर विशेषज्ञों की हम बात करें तो विशेषज्ञ इस पर लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से 5 विशेषज्ञ और प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 3 विशेषज्ञ भेजे गए हैं। शुरुआती जांच से फिलहाल ये पता चला है कि काफी जगह कूलर के पानी में डेंगू के मच्छर जो है वो पल रहा है। ये भी बड़ी वजह एक बताई जा रही है, जिस वजह से डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिले वायरल बुखार की चपेट में आ चुके हैं। उन्नाव की बात करूं तो उन्नाव में महज 4 दिन में 800 मरीज सामने आ चुके हैं। यहाँ डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। देवरिया की अगर हम बात करें तो देवरिया के सरकारी अस्पताल की OPD में वायरल बुखार के 100 बच्चे आ चुके हैं, जबकि 50 ICU और जनरल वार्ड में अभी भी भर्ती है। इसके अलावा और भी कई जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर लगातार ये डेंगू जो है अपने पैर पसारता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग पूरा अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अब कानपुर की, तो कानपुर के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में यही हाल है, क्योंकि वहां पर भी मरीजों की भीड़ लगी हुई है। इनमें भी ज्यादातर बच्चे ही है। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ के सरकारी अस्पताल में भी बीमार बच्चों को लेकर आई महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी फिरोजाबाद और बाकी जिलों में बुखार से मौतों पर चिंता जताई है और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार सब हरकत में है और तमाम एजेंसियों को मिशन मोड पर, आपको बता दें कि फिरोजाबाद समेत आसपास के जो जिले हैं वहां पर हालात पर काबू के लिए भेजा गया है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग किस ढंग से और कितनी मेहनत के साथ और कौन सी रणनीति के साथ, कितनी तैयारियों के साथ इस वायरल बुखार से निपटने में कामयाब हो पाता है। फिलहाल सभी जिलों का उत्तर प्रदेश के बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इस पर किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर हमारी सहयोगी पूजा ने की डॉक्टर से खास बातचीत। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा गुप्ता। उनसे जानेंगे कि आखिर इस डेंगू से कैसे निजात पा सकते हैं आप लोग। रुचिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कैसे डेंगू से वो बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि पता कैसे लगाया जा सकता है कि ये डेंगू है या वायरल? एक्चुअली मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि डेंगू खुद एक वायरल इलनेस है, ठीक है। तो जैसे अन्य वायरल हैं जो इस वक्त काफ़ी प्रेवलेंट हैं, जैसे फ्लू का वायरस है, इसी तरीके से डेंगू भी एक वायरस है। जैसे कोरोना एक वायरस है, इसी तरीके से डेंगू भी एक वायरस है। बात यह है कि डेंगू वायरस के बारे में हमें काफ़ी वर्षों से पता है कि ये एक वायरस है और ये मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। अब इसका आपने बात कही कि इसको हम कैसे पहचानेंगे अन्य वायरल बुखारों से कि ये डेंगू है और दूसरा वायरल बुखार नहीं है। तो देखिए, इस वक्त जो कॉमन होती है बरसात में, वो एक तो डेंगू है, या फिर मलेरिया होता है, या फिर वायरल में फ्लू वायरसेस होते हैं। और चूँकि आजकल का सिनेरियो है तो हम कोविड को भी साथ में रखते हैं। अगर हम सिर्फ 3 वायरसेस यानी कि फ्लू, कोविड और डेंगू के बीच में देखें तो देखिए, तीनों में ही हाई ग्रेड फीवर आएगा, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोविड हो। लेकिन कोविड में साथ में क्या होगा, बच्चों को बहुत सीवियर बॉडी एक होगा। आमतौर पे कोविड में जो हमने कोविड में सेकेंड वेव में बच्चों को देखा था, उसमें यही था, बुखार था, बॉडी एक था, कुछ बच्चों को सर में दर्द भी था, इस तरीके की पिक्चर होती है। अगर हम फ्लू वायरस का देखें तो उसमें क्या होगा, बुखार, खांसी, जुखाम, इस तरीके की पिक्चर फ्लू वायरस में देखने को मिलती है। और साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि घर के और भी लोगों को कॉफ, कोल्ड, बुखार ऐसा हुआ है। जब हम डेंगू के बारे में बात करते हैं तो डेंगू में आम तौर पे बच्चों को जुखाम वगैरह नहीं होता है।
फ्यू केसेस में देखने को मिला, बट आम तौर पे जो इसमें बुखार होता है उसमें साथ में रनिंग नोज नहीं होती है, लेकिन इसमें सिवियर हेडेक हो सकता है। आँखों के पीछे दर्द होना एक बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है जिसमें जो डेंगू में पाया जाता है, और साथ में बदन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द। आजकल इस तरीके के बच्चे आ रहे हैं, और उनमें ऐसा भी होता है कि कई बार रैशेस भी देखने को मिलते हैं। सो ये एक डिफरेंस है। फ्लू में आमतौर पर रैशेस नहीं मिलते, बट इसमें रैशेस देखने को भी मिलते हैं। वो रैशेस कभी कभी प्लेटलेट की कमी की वजह वाले रैशेस होते हैं, और कभी कभी एक वायरल बीमारी, डेंगू बीमारी का हिस्सा रैशेस होते हैं। तो ये दोनों रैशेस अलग हैं जो एक बाल रोग विशेषज्ञ अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा खतरनाक है ये भी आप बताइए, और कैसे मतलब अलग अलग इसके लिए जो जैसे सिम्टम्स आपने बताए, तो इसके प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के लिए, डेंगू से बचने के लिए क्या हर एज ग्रुप के लिए कुछ अलग अलग ऑप्शन है? क्या करें, वो कुछ ऐसा है? एज ग्रुप वाइज तो ये किसी भी एज में इसका खतरा बराबर का रहता है। हम बच्चों में भी देखते हैं, बड़ों में भी देखते हैं, सब में ये खतरा बड़ा है। बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, और तो उसमें बच्चों में थोड़ा सा ख़तरा ज़्यादा होता है। उनका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस उतनी जल्दी नहीं हो पाती है, तो कई बार बच्चों में काफ़ी खतरा देखने को मिल रहा है। और ये भी होता है कि आमतौर पे अगर हम इसके बचाव की बात करें, जैसे कि आप पूछना चाहते हैं, तो बचाव में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फुल लेंथ क्लोथिंग। मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी, और बाकी सभी लोगों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो, पूरे लंबाई के कपड़े पहने, यानी फुल स्लीव्स के ऊपर के टॉप्स वॉटेवर जो भी पहने, और फुल लेंथ क्लोथिंग मतलब पूरे लंबाई के ट्राउज़र्स, पजामास, वॉटेवर। सबसे पहले ये है। दूसरी चीज़ है कि जैसे हम जानते हैं डेंगू का वायरस फ्रेश वाटर में पनपता है, तो वो फ्रेश वाटर की घर में रोज़ 1 घंटा आपने चक्कर काटना है, देखना कहीं ऐसा कोई साइट तो नहीं है जहाँ पर फ्रेश वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, और फिर उसमें टाइम टू टाइम जो इसके मच्छर मारने वाली दवाइयाँ हैं उनका छिड़काव समय के हिसाब से करते रहें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोग क्या करते हैं, अपने घर को तो साफ़ कर लेते हैं, पर घर के बाहर गंदगी बराबर है। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मच्छर जो बाहर पनप रहा है वो आपके घर के अंदर नहीं आएगा? तो मेरी लोगों से यही विनती है कि वो अपने घर के साथ साथ अपने घर के बाहर को साफ़ रखने की भी अगर एक जिम्मेदारी उठा लें तो ये हो जाएगा। साथ में ही इसके लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा कि वो जो नाले हैं उनको कवर रखें, उनको साफ़ करें, कवर रखें, उसमें समय समय पे दवाई का छिड़काव कराते रहें, व सफाई का अत्यधिक ध्यान रखें। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, ये लोकल प्राधिकरण की है, ऐसा नहीं कह सकते। हम अपनी जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकते, हमको खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। धन्यवाद रुचिरा जी आपका, दर्शकों को ये बताने के लिए कि आखिर वो डेंगू से कैसे बचें। तो ये आपने सुना डॉक्टर रुचिरा गुप्ता की राय। अब बस लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और सावधानी रखें कि अगर आपको कोई भी सिम्टम ऐसा होता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए।